Hello everyone, welcome to Practice Mock again. So my name is Vishwas and today we have someone very special with us. Her name is Mahika Goswami and you will be very happy to know that she recently went for an IBPS interview 2021. So today we are going to talk to her. हम उनसे अच्छी तरह जानेंगे कि ये जर्नी उनकी कैसे रही. So hello Mahika. हेलो. सो ऑब्वियसली हर एक एस्पायरेंट की अपनी जर्नी होती है, तो हम आज उसी पे पूरी बात करेंगे. ऑब्वियसली सब लोग एंड रिजल्ट देखते हैं, आउटकम देखते हैं कि चलो इसका ये एग्ज़ाम निकल गया, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आज हम लोग कई बार सुनते हैं कि एग्ज़ाम निकल गया. बट आपकी स्टोरी वैसी नहीं थी. यू स्टार्टेड आउट बैक इन 2017 जब आपने अपने शुरुआती एग्ज़ाम्स बैंकिंग के देना शुरू किए. तो उस टाइम पर आपकी जो शुरुआत हुई वो कैसी थी? आपको किस टाइप के रिजल्ट्स मिले, फेलियर मिला? उस पीरियड को आप कैसे डिफाइन करोगे? मेरी जो जर्नी थी वो 2017 में स्टार्ट हुई थी. 2017 में मैंने पास आउट किया था. आई डिड माई बीटेक. सो जो मेरा वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम था वो आरआरबी पीओ था. उसका प्री क्लियर हो गया था मेरा. मेंस क्लियर नहीं हुआ था. अच्छा. उसके बाद देन आई गेव IBPS PO. उसका भी प्री क्लियर हो गया था बट मेंस क्लियर नहीं हुआ था. SBI PO का मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था. एंड RBI असिस्टेंट का भी मेरा 2 मार्क्स से प्री क्लियर नहीं हुआ था. तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल रिजल्ट था वो एज ए फेलियर ही था. तो उसके बाद मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया था. 2018 में मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था. अच्छा. टीचिंग स्टार्ट कर दी थी. उसके बाद आफ्टर सम टाइम मैंने फिर एग्ज़ाम्स से थोड़ा सा गैप ही ले लिया. मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन माई वर्क ओनली. तो 2019 में मैंने फिर से आई थॉट कि नहीं अब थोड़ा फोकस होकर एग्ज़ाम देती हूँ. 2019 में मैंने फिर से IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था. IBPS PO मेंस मेरा रह गया था फिर से 2.5 मार्क्स से. देन इन 2020 तो मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ 0.25 मार्क्स से अगेन. बट या दिस ईयर मेरा SBI PO प्री क्लियर हुआ था बट मेंस में किसी रीजंस की वजह से नहीं दे पाई. IBPS PO मेरा अप्रॉक्स 70 मार्क्स थे मेरे प्री में. कट ऑफ 50 थी तो वो अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था. बस. तो जैसे आपने भी बोला कि आपने प्रीलिम्स कई बार क्रैक किया. ऑलमोस्ट आपने अगर आपने 10 बार एग्जाम दिया तो उसमें शायद आपने 8 बार तो प्रीलिम्स निकाल ही लिया था. मेंस में प्रॉब्लम ऑब्वियसली सबको आती है. बट आपने बहुत एक यूनिक चीज़ बताई जो बहुत ही यूनिक थी कि आपका एक बार मेंस भी निकल गया था, फिर अगले साल प्री भी नहीं निकला. तो वो पीरियड को आपने कैसे डील किया कि यार अब तो उम्मीद ही शायद, मतलब ये कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, मतलब उस टाइम पे इमोशनली अपने आप को कैसे संभाला कि यार मेंस पिछली बार क्लियर हो गया और इस बार तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला? एक्चुअली 2018 में जो गैप लेने का मेरा डिसीजन था कि चलो अब जॉब करते, बिकॉज आई वॉज नॉट मैं वो प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पा रही थी. बार बार फेलियर कि मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही थी कि मैंने एक ईयर भी नहीं दिया ऑलमोस्ट. कि बिकॉज एक प्रेशर आ जाता है कि आपके फ्रेंड्स जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो. पता नहीं है कि कब क्लियर होगा. ईयर में एक बार एग्जाम्स होते हैं. तो जब बाद में ऐसा हुआ कि प्री नहीं क्लियर हो रहा है, 2020 में कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. तो हाँ, बट एक मेरे पास सपोर्ट था कि आई वॉज डूइंग जॉब. तो आई वॉज लाइक कि ओके डोंट वरी. प्रीलिम्स में ऐसा हो रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब 0.25 से रह जा रहा था या फिर कुछ ना कुछ कमी आ जा रही थी. मे बी मैंने इतने मॉक्स नहीं दिए थे क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो मे बी मैं इतना टच में नहीं थी. तो ये चीज़ थी कहीं ना कहीं जो लैक कर रही थी आई गेस. ठीक है. तो अभी हम थोड़ा आपके जो आपने प्रिपरेशन करी उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे. तो हर किसी का कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, किसी का कोई वीक होता है. और जनरली हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में तो ठीक है, बहुत लोगों का प्रीलिम्स निकल जाता है, फिर मेंस में लोगों को एक्चुअल पिक्चर पता लगती है कि भाई आप एक्चुअली कितना पानी में हो. तो जब आपने मेंस देना शुरू किए, जब आपके प्रीलिम्स निकल गए थे, तो मेंस में आपने क्या रियलाइज़ किया कि क्या गलती हो रही है? कि मेंस में प्रीलिम्स के टाइम से ही कोई गलतियां चल रही थी कि भाई जो चीज़ें पहले ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, या फिर मेंस का में एक्स्ट्रा आपको कुछ लगा कि नहीं यार मेंस में कुछ एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा? ओके. मेंस में मुझे एक ये था कि जनरल अवेयरनेस मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था. अच्छा. वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सबका, बट मेरा वीक है. एंड रीजनिंग इज़ माय स्ट्रॉन्ग.
तो रीजनिंग मेरा प्रीलिम्स में भी 31 आउट ऑफ 35 ऐसे रहा है। क्वांट भी मेरा ठीक ठाक है, एवरेज यू कैन से कि एवरेज था। इंग्लिश में भी एवरेज यू कैन से। बट मेंस में जो वो कट ऑफ से हमेशा मैं 0.25 या 2 रह जाती थी, वो मेन रीज़न उसका जीए था कि जीए में मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। और रीजनिंग जितना मेरा स्ट्रॉन्ग था उतना मैं मतलब से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी कि लाइक जितना वो स्ट्रॉन्ग है उतने मेरे अटेम्प्ट्स नहीं थे। क्वेश्चन सिलेक्शन कहीं ना कहीं मैटर होता है, आपका 2 सब्जेक्ट भी अगर स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है तो आप इजीली कर सकते हो। बट मैं वो क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कर पा रही थी अच्छे से, ये शायद एक मेन रीज़न था। तो जैसे आपने क्वेश्चन सिलेक्शन बोला, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 35, 30 अगर ऐसे एग्जाम बाइफिकेटेड है तो वो लोग चाहते हैं कि सारे अटेम्प्ट कर लें, सब कुछ हो जाए, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कर लें। तो एक, क्योंकि आपने ऑब्वियसली जब मेंस भी क्रैक कर लिया है तो यू ऑब्वियसली नो बेटर कि क्वेश्चन सिलेक्शन वर्सेस ओवरऑल अटेम्प्ट्स, तो क्वेश्चन सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है स्पेसिफिकली मेंस में? मेंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन कि आप कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट कर रहे हो, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास, 60 मिनट्स होते हैं आपके पास। ऑब्वियसली वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेटर है, मतलब जो भी पेपर सेटर है, उसने ये सोच कर नहीं एग्ज़ाम सेट किया है कि आप 60-70 मिनट्स लगा लो या आप सारे ही क्वेश्चन सेट सभी सॉल्व कर लो। तो मेरा इस बार का जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने पहले से ही बहुत सारे मॉक्स मैंने दिए थे। ऐसा नहीं है मेरे मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, नहीं था ऐसा, बट हाँ परसेंटाइल कहीं ना कहीं था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ परसेंटाइल में आई एम नॉट लैकिंग। तो जो क्वेश्चन सिलेक्शन था, रीजनिंग से अगर मैं स्टार्ट करूँ, रीजनिंग की मैं बात करूँ, तो मैंने इस बार हर बार मतलब कि आप एट्रीब्यूट्स देखो कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं उसमें, या आपका स्ट्रॉन्ग क्या है। जैसे मेरा है, मैं फ्लोर एकदम से फ्लोर अरेंजमेंट कोई भी हो मैं बना लेती हूँ। आपका स्केड्यूल के क्वेश्चन है वो मैं कर लेती हूँ। सर्कुलर प्लस ब्लड रिलेशन मैं अवॉइड करती हूँ। मुझे मतलब अपने वीकेस्ट पॉइंट अब पता चल चुके थे कि हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक पॉइंट है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन किया, तो आई अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस। तो उसमें अप्रॉक्स 12 2 मार्कर्स थे। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया, और कहीं ना कहीं वो एक पुश था कि हाँ मतलब अब मेरा कुछ बेटर स्कोर आएगा उसके लिए। तो जैसे आपने बोला था कि जीए आपका वीक सेक्शन था और मेंस में वन ऑफ द रीज़न वही था कि आप बार बार क्यों स्ट्रगल कर रहे थे, तो फिर जब अब मेंस आपने निकाला तो आपने फिर जीए को बैलेंस आउट कैसे किया कि आप ओवरऑल आपकी कट ऑफ निकल जाए? ओके, जैसे कि मैंने बताया आपको कि मेरे रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट्स थे, मेरे इंग्लिश में 34 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ 35, विद एक्यूरेसी आई गेस 94% आप कह सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो चुका था वहाँ पे। अच्छा। और मेरे क्वांट में भी आई गेस एवरेज अटेम्प्ट्स ही थे, 15 थे, आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चंस वर ऑफ 2 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं मतलब जो जीए में मैं लैक कर रही थी वो इन 3 सब्जेक्ट से कवर अप हो गया था, मोस्टली आपका इंग्लिश और रीजनिंग से। ठीक है, तो अब स्पेसिफिकली और आगे चलते हैं कि अब मॉक्स की बात करते हैं कि स्पेसिफिकली मतलब आप अपना बताओ कि आपने कितने मॉक्स दिए, कितने रेगुलरली देते थे, या फिर क्या आपने बेसिकली आपने स्केड्यूल क्या बनाया अपने मॉक्स का? मॉक्स का मेरा स्केड्यूल था कि मैं जैसे आई वॉज डूइंग जॉब तो मैं वीकेंड पे दे देती थी 1-2 मॉक्स। इतनी ज़्यादा मॉक्स मैंने दिए नहीं क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता था। मैंने हाँ बट ये मेरी कंसिस्टेंसी थी जो मैंने मेंटेन करके रखी। सैटरडे संडे को मैं डेली 1-1 मॉक दे देती थी प्री का। तो उसमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत बेकार मार्क्स आ रहे हैं, बट आई वाज लाइक कि चलो परसेंटाइल ठीक है, चलो हो जाएगा इम्प्रूव, कोई नहीं। तो मेंस के लिए मैंने मॉक्स नहीं अटेम्प्ट करे, मैं सच बोलूँ तो। मैंने बस मॉक्स में ओपन करती थी बिकॉज आप नहीं बैठ सकते हो ना इतना घंटा, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं रीजनिंग सॉल्व कर लेती थी, उसमें भी मैं क्वेश्चन सिलेक्शन के साथ ही सॉल्व करती थी। मैं पहले ओपन करती थी मॉक, सबमिट कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन सेलेक्ट करे और उनको सॉल्व करती थी। और फिर मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि हाँ जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो इजीली डुएबल होते थे। और हमें मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी लेंथ कम होती है बट वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली क्या करते हैं सब कि हाँ ये शॉर्ट दिख रहा है तो इसे अटेम्प्ट कर लो, बट वो ट्रिकी होता है तो आगे जाकर आप फंस जाते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने ऐसे मॉक्स को एनालाइज कर करके सीखी कि आपको क्या अवॉइड करना है और क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जब फाइनली अभी अब थोड़ा आगे चलते हैं इंटरव्यू की तरफ, तो ऑब्वियसली आप अभी रिसेंटली इंटरव्यू देके आए हो, तो आप अपने इंटरव्यू को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब अगर आपको करना हो तो?
ओके, इंटरव्यू मेरा फ़नी था काफ़ी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? या इट वाज वेरी फ़नी। ऐसा था कि मैं बहुत अंडर प्रेशर चल रही थी कि हाँ, मेरा लास्ट डे था लखनऊ में, मेरा था पैनल 1 था। तो जब इंटरव्यू मतलब मैं एंटर ही हुई तो दे वर लाइक ओके ओके बैठिए बैठिए बैठिए, मतलब बिफोर आस्किंग दे सेड सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो फिर मैं पूछने ही वाली थी मास्क, शुड आई रिमूव मास्क, दे सेड मास्क उतार लीजिए माहिका जी। और उसके बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि हाँ आपने मतलब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आई डिड दैट। फिर उन्होंने पूछा कि आपके नाम का मतलब क्या है, तो आई सेड धरा भूमि, तो दे सेड अच्छा पूरी भूमि आप ही की है। तो वहाँ से वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि हाँ बहुत ग्रिल करते हैं या फिर बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं करते अनलेस आप बैंकिंग बैकग्राउंड से ना हो या बैंक में ही ऑलरेडी काम ना कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है यू आर अ फ्रेशर फॉर दिस जॉब। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप HR हैं, आई सेड नहीं मैं HR तो नहीं हूँ। दे सेड आप बोलने में तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैंने उसके बाद थैंक यू बोला। एंड वन मोर थिंग दे आस्क्ड मी कि एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा चीज़ बताइए जो आप रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप क्या ऐड करना चाहते हैं। और बाय फॉल्ट ऐसा हुआ कि मैंने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सुन लिया, तो मैं वो बताने लग गई। तो मैम थी, तो मैम ने बोला कि नहीं बेटा हमने तो आपसे एजुकेशन सिस्टम पूछा है। वहाँ पे आई वॉज लाइक कि अब ब्लंडर हो चुका है, अब मतलब इंटरव्यू गया हाथ से। बट देन मतलब मैं काम डाउन ही रही। तो वहीं पे जो सर थे उन्होंने बोला रिलैक्स रिलैक्स नो वरीज, आप इसका जवाब दे दीजिए। तो मैंने ऐसे मतलब मॉडिफाई किया अपना आंसर कि मतलब लाइक उन्होंने बोला कि जब आपने अपनी एजुकेशन की तो आपको क्या कमियां लगी, उसका आंसर मैंने दिया कि हाँ 10th तक आपको यही नहीं क्लियर होता है कि 11th में आप क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। ऑब्वियसली मुझे नहीं था, तो मेरा ये पॉइंट था कि मैं इन्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलूँगी फिर ये मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आई सेड कि या मैं CS को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी, फिजिकल एजुकेशन में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन हिंदी, तो मैंने हिंदी लिया। देन दे आस्क्ड अच्छा बताओ फिर अलंकार क्या होते हैं। आई वॉज लाइक कि डेफिनेशन और वर्ड, तो दे सेड कि टाइप्स बताओ। उन्होंने बताया कि हाँ अतिशयोक्ति अलंकार। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा एग्जाम्पल भी बताओ। तो अब सब हंसने लग गए उसके बाद, क्योंकि अतिशयोक्ति है, मैंने कहा अतिशयोक्ति अलंकार में सब बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो फिर मैम बोली जैसे तुम अपनी तारीफें कर रही हो बढ़ा चढ़ा कर। तो मतलब बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल वो था एनवायरनमेंट ना, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते। मुझे फील ही नहीं हुआ, इट वाज लाइक अ कॉन्वर्सेशन ओनली। तो मैंने उन्हें वो सुनाया, पड़ी अचानक नदिया पार घोड़ा कैसे उतरे पार, एंड दे वर लाइक कि वो मेरे साथ साथ बोल रहे थे। उसके बाद दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल बोला कि एक और एग्जाम्पल बताओ, आप यमक का बताओ या अनुप्रास का बताओ। तो मैंने उन्हें बताया सारी है किनारी है, वो उसमें भी मेरे साथ राइम करने लग गए। तो मतलब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हाँ कुछ प्रेशर है। और जो बैंकिंग से इसके बाद उन्होंने मुझसे सीरियस क्वेश्चन पूछे 2-3। सरफेसी एक्ट क्या होता है वो मैंने उन्हें बताया, NPA क्या होता है ये पूछा उन्होंने, कब तक NPA में आता है कितने डेज में, वो बताया। रेपो रेट पूछा उन्होंने, वो मैंने उन्हें बताया। सोशल बैंकिंग का आंसर मैंने नहीं दिया उन्हें, वो मैं तब तक मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि आई वॉज थोड़ा नर्वस हो गई थी मैं, पता नहीं क्यों। बट हाँ वो काफ़ी कंफर्टेबल थे। फिर उसके बाद दे वर लाइक अरे बैठो अभी गप्पे मारते हैं। तो बस ऐसे ही कंक्लूड हो गया था फिर। तो ठीक है, तो बेसिकली वन ऑफ द लर्निंग्स जो हम इस इंटरव्यू से आई थिंक माइका से ले सकते हैं कि आप इंटरव्यू में वही चीज़ बोलो जिस चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो और जो चीज़ें आपको पता है। बाई चांस अगर माइका ने कोई ऐसा सब्जेक्ट बोल दिया होता जिस पे वो कंफर्टेबल नहीं है, तो जैसे अलंकार के बारे में पूछ ले बट उन्हें पता था अलंकार के बारे में, तो कुछ भी चीज़ इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलना है। जो भी चीज़ जेन्युइन है आप वही बोलो, उसी से रिलेटेड बेसिकली आप इंटरव्यू फिर अपनी डायरेक्शन में उसको ड्राइव कर पाओगे और वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछेंगे, तो उसमें एडवांटेज आपका ही है। तो आई थिंक बहुत अच्छा इंटरव्यू है जैसे आपने बताया। तो आई थिंक नाउ वी कैन विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब रिजल्ट का ही इंतज़ार है कि ज्वाइनिंग कब आती है, कैसे होता है। सो विद फाइनल थॉट्स, मतलब अगर आप इस टाइम जो स्पेसिफिकली बहुत लोगों का भी IPS क्लर्क की होगी कि बैंकिंग सीजन ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हुआ, RBI असिस्टेंट कब होगा, तो अभी आप लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे स्पेसिफिकली जो 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं जिनका नहीं हुआ अभी तक? ओके, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा है तो प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगी आप मॉक दीजिए।
क्योंकि आप जितने मॉक्स दे रहे हैं, जैसे कि हर एग्ज़ाम में ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम्म, और पहला ये है कि आपको प्री माइंड सेट ही नहीं बनाकर रखना है अपना कि इतने अटेम्प्ट्स जाकर करने हैं। अगर टफ है पेपर तो सबके लिए टफ है। हाँ, ये मतलब ये सबको पता है कि ऐसा होता है, बट एग्जाम में एक प्रेशर होता है कि नहीं नहीं 70 कि अटेम्प्ट्स मुझे इतने करने करने ही हैं। करने हाँ, हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रेशर नहीं आना चाहिए कि हाँ पहले से नहीं डिटरमाइन करके जाओ ना कि इतने अटेम्प्ट्स आपको करने ही हैं। आप एग्जाम देखो, आप पेपर देखो, यू डू योर वेल कि कैसे करना है। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स की बस यही एक टाइप है, अगर आप कहीं फंसना नहीं है, आप कहीं स्टक हो गए हो तो जस्ट जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट पे जाओ। रीजनिंग में बेसिकली, रीजनिंग में मैं अगर बोलूँ तो पहले आप मिसलेनियस कर सकते हो। पजल्स में अगर स्केड्यूल में अगर ईयर्स दिए हुए हैं और आपको दिख रहे हैं ईयर्स के साथ एज भी है, तो वो कैलकुलेशन आ जाती है कहीं ना कहीं, आप कैलकुलेशन अवॉइड करो और मिसलेनियस करो पहले, उसके बाद पजल्स करो जो जो आपको शॉर्ट दिख रही हैं, सिंपल लैंग्वेज एक बार देख लो ऊपर से तो वो हो जाती हैं। फिर क्वांट में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो, पहले आप नंबर सीरीज कर सकते हो। नंबर सीरीज में भी अगर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है आपका इतना स्ट्रॉन्ग, तो आपको उसे स्किप करना चाहिए, बिकॉज दैट इज टाइम टेकिंग। वो मिथ है कि हाँ अगर आपने नहीं 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो नहीं आप कर सकते हो। तो उसके बाद आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो, आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता है डीआई आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एक डीआई ऐसा होता है जो एकदम डुएबल होता है। इंग्लिश में जो मेरी स्ट्रेटेजी रही है वो ये है कि मैं आरसी हमेशा एंड में करती हूँ। आप पहले वो कीजिए, उसमें क्लोज टेस्ट करो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, एरर स्पॉटिंग होता है, वो सब करो। तो ये प्रीलिम्स के लिए है। मेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एनालिसिस करो मॉक्स का। जैसे मैं प्रैक्टिस मॉक्स से मैं देती थी, लेकिन मैं सबमिट मतलब मैं कभी प्रॉपर मैंने 2.5 घंटे बैठ के नहीं दिया है। मैं बस ये देखती थी कि मैं एनालिसिस करती थी, जो जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है वो मैं देखती थी और उसी में क्वेश्चन सेलेक्शन में देती ऐसे थी बाद में भी कि मैं एक्चुअल एग्जाम दे रही हूँ, मैं वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करती थी या जो मुझसे हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, आप ऐसे ही दो मेंस। और इंटरव्यू तो मुझे लगता है कि वो डिपेंड करता है उसी दिन कि क्या हो सकता है, उसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम माइका की स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि पूरा सिलेबस तो आप शायद कभी नहीं कवर कर पाओगे। आप 4 साल पढ़ लो, 5 साल पढ़ लो, तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। उनकी आप एक स्ट्रेंथ डेवलप करो, जो आपको बेसिकली बताओ कि एग्जाम में किसी दिन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उस टॉपिक को आप कर ही लोगे। मतलब वहाँ पे आपके मार्क्स पक्के हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा आपको ट्रिकी मिलेंगे जहाँ पे, क्योंकि जिसने ही पेपर सेट किया है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप फुल मार्क्स स्कोर करो। तो इट इज़ बेटर कि हमें, क्योंकि कट ऑफ के बियॉन्ड ही जाना है, तो आई थिंक माहिका की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर आपको उसको फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू माहिका, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you. कनेक्टिंग विद अस टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच। Thank you.